अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स इन टेंशन रेनफोर्समेंट। सबसे पहला आता है यील्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन, TCTDG। यील्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन, पूरा ग्रोस सेक्शन यील्ड हो जाता है। अकरेंस यील्ड पहले होता है और फ्रैक्चर बाद में होता है। की फीचर्स की बात करें तो लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर विजिबल वार्निंग देता है। इससे क्या निकल के आता है कि स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल हो जाता है। नेचर क्या होता है, डक्टाइल फेलियर होता है जो कि एक सेफ टाइप फेलियर होता है। दूसरा आता है रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। रप्चर ऑफ नेट सेक्शन ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट, नेट सेक्शन जो होता है वो फेल हो जाता है, होल के बाद वाला एरिया। अक्रेंस कैसे होता है ये कि अल्टीमेट स्ट्रेस रीच होने पर फ्रैक्चर होता है। फेलियर सडन होता है, डिफॉर्मेशन कम होता है इसके अंदर, तो उससे नेट एरिया क्या हो जाता है, कम होता है और स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ये भी एक ब्रिटल टाइप का फेलियर है जो कि डेंजरस है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर। क्या कंसेप्ट होता है इसका, कनेक्शन के कॉर्नर पर मटेरियल ब्लॉक शेयर में आउट हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है कि एक पार्ट शेयर फेलियर होता है, दूसरा पार्ट टेंशन में फेलियर होता है। लोकेशन कहाँ होती है, बोल्ट ग्रुप के पास होती है। रीजन हाई बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की वजह से और हाई स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की वजह से होता है। फेलियर जो पैटर्न होता है वो एल शेप या रेक्टेंगुलर ब्लॉक निकल जाता है। अब की कंपैरिजन देख लेते हैं इसकी। जो यील्डिंग होती है वो ग्रोस सेक्शन होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होता है और सेफ डक्टाइल फेलियर होता है। रप्चर में जो नेट सेक्शन होता है, नेट सेक्शन फेलियर होता है, सडन फेलियर होता है जो कि डेंजरस होता है। ब्लॉक शेयर में क्या होता है कि कनेक्शन फेलियर होता है, कंबाइंड एक्शन होते हैं कंप्रेशन और टेंशन के, और उसमें लोकल फेलियर होता है। क्वेश्चन का इंटेंशन यहाँ क्या देखेंगे, थ्योरी किस टाइप की टाइप्स ऑफ फेलियर एक्सप्लेन करना होता है, डिफरेंस बिटवीन यील्ड और रप्चर होता है। न्यूमेरिकल पे बेस्ट होगा, TDG पे, TDN पे, TDP कैलकुलेट करो, ये मिनिमम वैल्यू चूज़ करो। कंसेप्चुअल बात करें कि वाई यील्डिंग सेफ, वाई रप्चर इज डेंजरस, ब्लॉक शेयर कब होता है। सो नेचर देख लेते हैं, इंट्यूशन रियल फील। जो यील्डिंग होती है वो रबर स्ट्रेच होना जैसा होता है, वार्निंग मिलती है। रप्चर जो होता है वो अचानक से टूटता है, बिल्कुल डेंजरस होता है। ब्लॉक शेयर जो होता है कनेक्शन का टुकड़ा निकल जाता है, ये लोकल फेलियर होता है। डिज़ाइन गोल क्या है कि सबसे वीक मोड को कंट्रोल करना है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं इस पेज का। जो यील्डिंग होती है ग्रोस सेक्शन में होती है, लार्ज डिफॉर्मेशन होता है और सेफ होता है। रप्चर जो होता है नेट सेक्शन होता है, सडन फेलियर होता है और डेंजरस होता है। वह कंप्रेशन नहीं था, शेयर और टेंशन था जो ब्लॉक फेलियर होता है। इसमें कनेक्शन पे होता है और ये लोकल फेलियर तो होता है। स्ट्रेंथ क्या होती है, मिनिमम ऑफ आल निकालनी होती है। फोकस किस किस पे करना, टाइप्स ऑफ फेलियर पर, डिफरेंस पर और न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज पे। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस किस चीज़ पे, यील्ड स्ट्रेंथ पे और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे। जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसमें लार्ज एलोंगेशन होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसमें फ्रैक्चर होता है। स्पेशल केस की बात करें तो बोल्ट होल होने पर सेक्शन रिड्यूस होता है। क्या होता है, बोल्ट होल्स होने पर सेक्शन रिड्यूस हो जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट बिहेवियर क्या है, बोल्ट होल के पास में नॉन एक्टिव मेटल होता है और इलोंगेशन को रेस्ट्रिक्ट होती है, उससे रेस्ट्रिक्टेड होती है। सो इट फ्रैक्चर सेक्शन नैरो होने की टेंडेंसी होती है और बहुत बोल्ट होल के पीछे मेटल रजिस्ट करता है, जिससे क्या निकल के आता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि नेट सेक्शन फ्रैक्चर जो होता है वो इम्पोर्टेंट लिमिट स्टेट होती है। दूसरा आता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ, वो मिनिमम ऑफ होती है, यील्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट सेक्शन और ब्लॉक फेलियर। तो टी मिनिमम किस किस में से होता है, TDG, TDV, TDN और TDV। सबसे पहला आता है, पहला लिमिट स्टेट 1, यील्ड ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका पर्पज़ क्या होता है, एक्सेसिव एलोंगेशन को प्रिवेंट करना इसका पर्पज़ होता है। तो कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो स्ट्रेस होती है वो लेस देन होती है यील्ड स्ट्रेस के। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, T/AG लेस देन F/, ठीक है। तो T लेस देन F/AG हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है, यील्डिंग पहले से नेट सेक्शन पर हो सकता है, पहले नेट सेक्शन पर हो सकता है, बट कंसंट्रेशन लेंथ छोटी होती है, टोटल एलोंगेशन ज़्यादा क्रॉस सेक्शन में आती है। लिमिट स्टेट की बात करते हैं तो लार्ज एलोंगेशन नॉट फर्स्ट यील्डिंग। डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर्मूला ऑफ यील्डिंग का चेक करते हैं तो ये होता है टी डी जी इज इक्वल्स टू ए जी इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नोट। ग्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यील्ड स्ट्रेस होती है, एम नोट जो होता है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है। की देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो यील्ड होती है यहाँ सर्विसिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, लार्ज डिफॉर्मेशन। रप्चर जो होता है इसमें स्ट्रेंथ फेलियर होता है बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर। ब्लॉक शेयर में कनेक्शन फेल होते हैं। डिज़ाइन ऑलवेज वीकेस्ट मोड डिसाइड करता है। क्वेश्चन इंटेंशन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए TDG, TDN और TDV उनका मिनिमम चूज करना होता है। अब बात करते हैं मेंबर स्ट्रेच होता है अंडर लोड, अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो वो अनसेफ है। यील्डिंग में वार्निंग स्टेज होती है, रप्चर में फाइनल फेलियर होता है। डिज़ाइन में पहले ही कंट्रोल कर लेना होता है इन सब चीज़ों को कोका आवाज़ कैसी निकल रही है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में, जिसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इनमें से हमको मिनिमम निकालना होता है लाइक TDGN, TDN और TDV। और यील्डिंग का जो फॉर्मूला होता है TDG इज इक्वल्स टू होता है AG/FY डिवाइड बाई गामा एम नोट। तो उसके बाद में ग्रोथ सेक्शन क्या होता है, यील्डिंग में होता है, नेट सेक्शन होता है, रप्चर में होता है, कनेक्शन में क्या होता है, ब्लॉक शेयर फेलियर होता है। सो एग्ज़ाम किस चीज़ पे फोकस करती हैं, एग्ज़ाम फोकस करती है वो करती है फॉर्मूले पे, लिमिट पे एंड मिनिमम कंसेप्ट के अंदर। सो वी आर checking what next limit state to design strength due to the rupture of the net section guys. Alright, so देख लेते हैं। तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। बात करते हैं लिमिट स्टेट 2 में, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट। इससे पहले हमने लिमिट स्टेट क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था ना। अब लिमिट स्टेट 2 किसके लिए, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर सेक्शन के लिए। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ होल्स, स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है होल्स के अराउंड, जिससे रिजल्ट निकल के आता है कि स्ट्रेस नियर होल होता है वो ग्रेटर देन होती है एवरेज स्ट्रेस के। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस का बिहेवियर, जो फिगर में दे रखा है वो फिगर मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिक स्टेज में क्या होता है कि स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होल के पास होता है, तो क्या हो जाएगा F मैक्सिमम ग्रेटर देन F एवरेज, ठीक है। और B क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेंथ कंडीशन होती है, स्ट्रेस ग्रेजुअली रिडिस्ट्रीब्यूट होता है और सेक्शन यूनिफॉर्म स्ट्रेस की तरफ अप्रोच करता है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन मतलब F मैक्स और F एवरेज का जो रेशो है, रेशो का कंसंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं, इसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं। नियर होल की बात करें तो फाइबर्स यील्ड पहले होती है और स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है। अवे फ्रॉम द होल स्ट्रेस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और फाइनल स्टेज में क्या होता है, इंटायर नेट सेक्शन रीच द अल्टीमेट स्ट्रेस FU। तो डक्टिलिटी इफेक्ट चेक करते हैं तो हाई डक्टिलिटी स्टील होती है, इनिशियल यील्ड जोन में डिफॉर्मेशन अंडरगो करता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि स्ट्रेस यूनिफॉर्म हो जाता है और पूरा नेट सेक्शन में। सो डिज़ाइन कंसीडरेशन की अगर हम बात करें तो नेट सेक्शन फ्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस FU को कंसिडर करता है। तो इसका डिज़ाइन फार्मूला क्या आ जाएगा, डिज़ाइन फार्मूला TDN इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू AN इंटू FU डिवाइड बाई गामा M1। AN जो है नेट इफेक्टिव एरिया एट क्रिटिकल सेक्शन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, गामा M1 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 AN इंटू FU। जो 0.9 फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बियॉन्ड कोई रिजर्व स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं होती, तो ये फैक्टर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। होल के पास स्ट्रेस ज़्यादा होती हैं, वहीं से यील्डिंग स्टार्ट होती है, धीरे धीरे पूरे सेक्शन स्ट्रेस शेयर करता है, फाइनल में पूरा सेक्शन FU तक पहुंच जाता है और फिर सडन फेलियर होता है। रिवीजन कर लेते हैं। होल्स जो होते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हैं, जो इलास्टिक होता है वो F मैक्सिमम ग्रेटर देन F एवरेज होती हैं, जो फाइनल होता है स्ट्रेस यूनिफॉर्म होती हैं FU।
जो फॉर्मूला होता है उसका होता है TDN इज इक्वल्स टू 0.9 FU/AN डिवाइड बाई गामा M1 1.25 यूज करते हैं। फेलियर होता है नेट सेक्शन पर, सडन फेलियर होता है। फोकस किस चीज़ पे करना है? फॉर्मूले पे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर। 0.9 फैक्टर का रीजन क्या था? 0.9 फैक्टर का रीजन क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बियॉन्ड कोई रिजर्व स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं होती, तो ये फैक्टर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर्स लाइक एंगल, रोड और अदर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल सेक्शन की। सिंगल लेग कनेक्टेड, तो इसमें सिर्फ एक लेग कनेक्टेड होने की वजह से शेयर लेग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में। तो TDN के अंदर क्या होता है? TDN इज इक्वल्स टू होता है 0.9 AN FU डिवाइड बाई गामा M1 प्लस बीटा AG0 FY डिवाइड बाई गामा M0। AN बराबर होता है नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, AG0 होता है ग्रोस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, FU जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, FY जो होता है यील्ड स्ट्रेस होता है, गामा M1 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है अल्टीमेट के लिए, और गामा M0 जो होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ यील्डिंग होता है। अब बात करते हैं अपने इस फैक्टर के बारे में। क्या होता है इस फैक्टर के बारे में? बीटा बराबर AG0 FY डिवाइड बाई गामा M0 होता है। अब जो बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा की वैल्यू होती है 1.4 माइनस 0.076 W/T FY/FU एंड LS/LC। बीटा होता है वो ग्रेटर देन होता है 0.7 के। WT FY/FU BS/LC 1.4 माइनस 1.076। W जो होता है लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग होता है, BS जो होता है शेयर लैग विड्थ होती है, T जो होता है थिकनेस ऑफ लैग होता है, LC जो होती है लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन या लोड डायरेक्शन होती है, लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन और लोड डायरेक्शन होती है। सो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि कनेक्टेड लैग जो होता है वो डायरेक्टली लोड कैरी करता है, आउटस्टैंडिंग लैग जो होता है वो इनडायरेक्टली लोड कैरी करता है शेयर लैग में। और जो बीटा फैक्टर होता है, बीटा फैक्टर में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग लैग की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो IS कोड रिकमेंडेशन सिंप्लीफाइड कैसे करता है? जो अल्फ़ा बराबर होता है 0.6, 0.7, 0.8 और 0.8। 0.8 वेल्डेड के लिए यूज़ होती हैं, और 0.6 होता है उसमें बोल्ट जो होता है लेस देन 2 होना चाहिए। अगर 0.7 के लिए कितना होना चाहिए? 3 बोल्ट। सो फाइनल फार्मूला क्या आता है? TDN इज इक्वल्स टू अल्फा AN FU डिवाइड बाई गामा M1। तो बोल्ट एंड थ्रेड रोड्स के लिए TDN बराबर 0.9 AN FU बाई गामा M1। नेट एरिया कैसे निकालना? मल्टीप्लाई बाई द 4 pi/4 इंटू D माइनस 0.9382 पी का स्क्वायर। पी जो होता है पिच ऑफ थ्रेड होती है, तो ISO थ्रेड्स के लिए क्या होता है? AN इज इक्वल्स टू 0.78 pi/4
डी स्क्वायर होता है। अदर सेक्शंस लाइक डबल एंगल और टी सेक्शन के लिए अगर बात करें तो सेम क्वेश्चन अप्लाई एज ए सिंगल एंगल। कंडीशन क्या होती है, बस मेजर्ड फ्रॉम BS measured from farthest edge to nearest bolt line or bad line in connected leg. Shear leg width measured from the farthest edge to the nearest bolt line or bad line is connected leg. की अंडरस्टैंडिंग बात करते तो एंगल में क्या होता है कि दो पार्ट में कंट्रीब्यूशन होता है, कनेक्टेड लेग और फुल स्ट्रेंथ। आउटस्टैंडिंग लेग क्या होता है, ये रिड्यूस स्ट्रेंथ बीटा होता है। बीटा डिक्रीज होता है तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती है, तो शेयर लेग का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, TDN फॉर एंगल, बीटा कैलकुलेट करना। दूसरा रोल ऑफ बीटा फैक्टर, शेयर लेग का एक्सप्लेनेशन, बाय आउटस्टैंडिंग लेग रिड्यूस होता है, बाय टू टर्म ऐड होती है। जो कनेक्टेड लेग होता है डायरेक्ट लोड पाथ होता है, आउटस्टैंडिंग लेग जो होता है वो डायरेक्ट लोड पाथ नहीं लेता है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ फुल यूज नहीं होती है। बीटा फैक्टर कितना यूजफुल है वो ये बताता है। डिज़ाइन बताता है कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है या नहीं। एक क्विक रिविजन्स देख लेते हैं। तो एंगल सेक्शन के लिए जो TDN बराबर होता है 0.9 AN/FU डिवाइड बाई गामा M1 प्लस बीटा AG0 FY डिवाइड बाई गामा M0। कनेक्टेड लेंथ फुल स्ट्रेंथ होती है, आउटस्टैंडिंग लेंथ में बीटा फैक्टर यूज़ करते हैं, और इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद TDN अल्फ़ा AN/FU डिवाइड बाई गामा M1 होता है। अल्फ़ा की जो वैल्यूज होती है, अगर बोल्ट लेस दैन 2 है तो 6 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, ग्रेटर दैन 4 है तो 8 हो जाएगा। तो थ्रेड्स के लिए क्या निकल के आता है, AN इज इक्वल्स टू π/4 इंटू D माइनस 0.9382 P का स्क्वायर। अब बात करते हैं रप्चर स्ट्रेंथ फॉर अदर सेक्शंस। सेक्शन इंक्लूड होता है डबल एक्शन, टी एक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन। इसका मेन कंसेप्ट वो क्या होता है, सेम इक्वेशन यूज होंगे सिंगल एंगल वाले, मतलब रप्चर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन सेम अप्रोच से होगी। इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं, जो शेयर लेग का विड्थ का मेजरमेंट होता है वो फार्देस्ट एज ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग होता है टू द नियरेस्ट बोल्ट लाइन और बेल्ट लाइन, तो वो कनेक्टेड लेग में होता है। की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें तो शेयर लेग हर सेक्शन में हो सकता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग पार्ट का इफेक्टिव एरिया रिड्यूस होता है। सेम लॉजिक अप्लाई होता है जैसे एंगल सेक्शन में होता है। तो इंटेंशन क्या हो सकता है, कंसेप्ट की BS कहाँ से मेजर होता है, कहाँ से होता है, आउटस्टैंडिंग पार्ट का इफेक्टिव एरिया कहाँ से होता है, शेयर लेग विड्थ से, की मेजरमेंट फार्देस्ट एज ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग से नियरेस्ट बोल्ट लाइन तक। थ्योरी क्या है इसकी, थ्योरी में पूछ सकता है कि बाई सेम फॉर्मूला यूज्ड होता है, BS करेक्टली आइडेंटिफाई करो। सेम एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल, TH एंगल, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, BS मेजर्ड फार्देस्ट एज, नियरेस्ट बोल्ट लाइन, बेल्ट लाइन, शेयर लेग, लॉजिक सेम होता है। अब लिमिट स्टेट 3 आ जाता है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के लिए, TDV। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इसका, बेसिक कंसेप्ट होता है कनेक्टेड एंड ऑफ टेंशन मेंबर। फेलियर जो पाथ होता है शेयर अलोंग होता है वन प्लेन, सो टेंशन अलोंग परपेंडिकुलर प्लेन ये फार्देस्ट लाइन होती है। ये किस लिए होता है, इस टाइप में फेलियर को ब्लॉक शेयर फेलियर बोलते हैं। बात करते हैं इस टाइप के फेलियर को ब्लॉक शेयर फेलियर बोलते हैं। जो फेलियर पैटर्न क्या होता है, केस 1 में क्या होता है, जो शेयर फेलियर होता है ना वो प्लेन में होता है 1 1 और 3 4 में। टेंशन फेलियर होता है 2 और 3 में। यहाँ पर यार डायग्राम की आवश्यकता थी,
डायग्राम गाइस, बोल्ट लगा लो 1 2 3 4, फिर लोड लगा लो, फिर घुमाओ उसको सारे को, इधर इधर निकल जाएगा सारा शेयर इसका। तो उसमें ज़्यादा सही होता है। बोल्ट 2 3 पे आता है 1 2 3 4 2 3, केस बी के अंदर शेयर फेलियर। इसको ना बुक में समझा जाएगा, मैं डायग्राम सही दे रखा है। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ फार्मूला के बारे में। तो TDB जो मिनिमम होता है ना, किस किस का होता है, एवरेज इंटू FY डिवाइड बाई 3 गामा M0। पेज गंदा कर दिया। मिनिमम क्या होता है, TDB इक्वल्स टू होता है एवरेज इंटू FY डिवाइड बाई √3 गामा M0 प्लस 0.9 ATN FU डिवाइड बाई गामा M1। सो 0.9 AVN FU डिवाइड बाई √3 गामा M1 प्लस ATZ FY डिवाइड बाई गामा M0, विच एवर इज लेस इज ए फाइनल आंसर। सो एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमम ग्रोस सेक्शन नेट एरिया एंड शेयर। तो प्लेन फिगर में दे रखा है, जो ETG और AN जो होती है ना, वो मिनिमम ग्रोस और नेट एरिया एंड टेंशन होती हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो बेल्टेड कनेक्शन में भी सूटेबल सेक्शन कंसिडर करते हैं, TD चेक करना होता है। अब बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए जो फेलियर होता है किस किस का होता है, शेयर का और टेंशन का कॉम्बिनेशन होता है। सो डिनोट केसेस क्यों, ग्रोस वर्सेस नेट एरिया कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है। तो 2 केसेस क्यों है, क्योंकि ग्रोस वर्सेस नेट एरिया कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है, ये है ना 2 का कॉम्बिनेशन। सो ऑलवेज मिनिमम वैल्यू लेनी होती है फॉर सेफ डिजाइन के लिए। न्यूमेरिकल में क्या चेक करना, फाइंड करना होता है, AVG AVN ATG AN ये सब फाइंड करने होते हैं, दोनों फार्मूला कैलकुलेट करने होते हैं और मिनिमम को चूज करना होता है। ब्लॉक शेयर क्या होता है, फेलियर प्लान एक्सप्लेन करना होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर प्लस दिस। नेक्स्ट बात करते हैं, बोल्ट ग्रुप के अराउंड एक ब्लॉक निकल जाता है, साइड से शेयर फेल हो जाता है, फ्रंट से टेंशन से टूट जाता है, दोनों मिलके फेलियर करते हैं, इसलिए कंबाइंड फार्मूला यूज होता है। बात कर लेते हैं ब्लॉक शेयर का क्विक रिवीजन। फेलियर किस किस में होता है, शेयर टेंशन में होता है, फेज स्पेस 1 2 और 3 4 पे शेयर होता है, 2 3 पे टेंशन होता है। सो केस 1 के अंदर ये फार्मूला होएगा कौन सा, एवरेज इंटू FY डिवाइड बाई 3 गामा M0, अभी √3 गामा M0 प्लस 0.9 ATN FU डिवाइड बाई गामा M1 होता है। केस 2 की बात करते हैं तो इसमें 0.9 AVN FU डिवाइड बाई √3 गामा M1 होता है प्लस ATG FY गामा M0 होता है। ATG AN टेंशन मेंबर होता है। एग्जाम फोकस करते हैं एरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉर्मूला और मिनिमम कंसेप्ट के लिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर की बात करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, टेंशन मेंबर में बकलिंग नहीं होती है, तो रिजल्ट क्या होता है, थियोरेटिकली स्लेंडरनेस रेशियो पर कोई लिमिट नहीं होती है। सो प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है कि अगर स्ट्रेस रिवर्सल का चांस हो, लाइक बेंड और ट्रांसपोर्टेशन ETC का, तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट करनी पड़ती है। तो बात कर लेते हैं टेबल से, स्ट्रेस रिवर्सिबल पॉसिबल होती हैं लाइक बेंड और अर्थक्वेक लोड से, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 180। नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई मेंबर जैसे रूफ ट्रस, ब्रेसिंग सिस्टम, बट रिवर्सिबल पॉसिबल है उसके अंदर, बेंड क्वेक और अर्थक्वेक है, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, ऑलवेज अंडर टेंशन, नो रिवर्सिबल, तो मेंबर ऑलवेज इन टेंशन, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना चल जाएगा,
400। ठीक है, की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। स्ट्रेस रिवर्सिबल होता है तो मेंबर कंप्रेशन में भी जा सकता है, इसलिए लोअर लिमिट 180 तक रखी जाती है और नो रिवर्सल हायर लिमिट अलाउ होती है 400 तक। तो डायरेक्ट बात करते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस वैल्यू होती है। कंसेप्चुअल क्या होता है, वाई नो लिमिट इज थ्योरेटिकल, बाई लिमिट इज प्रैक्टिकल। मैचिंग टाइप बात करते हैं केस वर्सेस स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू में। टेंशन मेंबर नॉर्मली स्टेबल होता है, बट अगर लोड रिवर्स हो तो कंप्रेशन आएगा तो बकलिंग का रिस्क है, इसलिए सेफ्टी के लिए लिमिट लगाते हैं, जितना सेफ केस उतनी हाई लिमिट अलाउ होती हैं। तो एक रिवीजन देख लेते हैं इसका। जो थ्योरेटिकल होती है नो लिमिट नो बकलिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या होती है, लिमिट रिक्वायर्ड होती है स्टेबिलिटी के लिए, रिवर्सल स्ट्रेस के लिए 180 होता है, टाइम मेंबर रिवर्सिबल पॉसिबल होता है तो 350, ऑलवेज इन टेंशन तो 400, 350, मोर रिस्क लोअर लिमिट। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ द टेंशन मेंबर। बात कर लेते हैं प्रोसीजर डिज़ाइन फॉर द स्ट्रेंथ मेंबर। स्टेप 1 में क्या करते हैं, रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया ऑब्जेक्ट फैक्टर टेंसाइल लोड कैरी करना होता है, ये बेस्ड ऑन होता है यील्ड स्ट्रेंथ पे। तो फॉर्मूलाज को होता है AG इज इक्वल्स टू TU डिवाइड बाई FY इंटू गामा M0। स्टार्टिंग डिज़ाइन इसी से होती हैं। दूसरा आता है स्टील सेक्शन के बारे में, तो ये हम चूज़ करते हैं किस लिए, ये सूटेबल शेप के लिए होता है, एंगल और चैनल के लिए। कंडीशन क्या होती है, जो ग्रॉस एरिया होता है वो 25 से 40% मोर देन होता है AG से। तो इसका रीज़न क्या है, ये सेफ्टी प्लस कॉम्बिनेशन लॉस कंसिडर करना होता है। तो स्टेप 3 के अंदर हम अगर बात करें तो कनेक्शन के लिए डिज़ाइन करना होता है, तो बोल्ट कनेक्शन कितना लेते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट को डिटरमाइन करना होता है। बेल्टेड कनेक्शन के अंदर लेंथ और साइज बेल्ट डिटरमाइन करनी होती है। स्टेप 4 में स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, यील्ड ऑफ ग्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस, ठीक है, और ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। मेंबर प्लस कनेक्शन दोनों चेक करने होते हैं। अब बात आती है स्ट्रेंथ वैलिडेशन के बारे में। तो स्ट्रेंथ जो होती है ग्रेटर देन होती है फैक्टर टेंशन से, बट एक्सेसिव भी होना चाहिए। इफ़ नॉट सेटिस्फाइड सेक्शन को रिवाइज करो और न्यू सेक्शन सेलेक्ट करो। अब बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो चेक करने के लिए। तो स्लेंडरनेस चेक करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ IAS 800 2007 टेबल नंबर 4.1 पर लिमिट दे रखी है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो एज डिस्टेंस मिनिमम पिच सेफली होनी चाहिए, जनरली यील्डिंग सबसे कम वैल्यू देता है। सो सेफ डिज़ाइन में क्या है, प्रोवाइड ग्रॉस एरिया ग्रेटर देन होता है रिक्वायर्ड एरिया से। तो इसमें की अंडरस्टैंडिंग कैसे सेलेक्ट करना, डिज़ाइन इरिटेटिव प्रोसेस होती है, सेलेक्ट करना, चेक करना, फिर रिवाइज करना। इसमें 3 चेक ऑलवेज होते हैं, स्ट्रेंथ के, कनेक्शन के और स्लेंडरनेस रेशियो के। SCS वाले स्ट्रेंथ, कनेक्शन और स्लेंडरनेस रेशियो। स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले AG फाइंड करो, फिर सेक्शन सिलेक्शन करो, फिर कनेक्शन डिज़ाइन चेक करो, फिर स्ट्रेंथ चेक करो, फिर वैलिडेशन चेक करो, फिर स्लेंडरनेस रेशियो चेक करो, सेलेक्ट, चेक और रिवाइज। अब बात करते हैं स्प्लाइसिंग इन टेंशन मेंबर। स्प्लाइसिंग इन टेंशन मेंबर में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अगर सिंगल पीस अवेलेबल नहीं हो रिक्वायर्ड लेंथ के लिए तो टेंशन मेंबर को स्प्लाइस किया जाता है। पर्पज क्या होता है, टेंशन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पीस टू अनदर। स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्प्लाइस जो प्लेट होती है, स्प्लाइस प्लस बोल्ट या बेल्ट होता है, इनकी स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होती है डिज़ाइन लोड से ज़्यादा होनी चाहिए। अब केस की बात करते हैं तो डिफरेंट थिकनेस मेंबर होते हैं, जब डिफरेंट थिकनेस के मेंबर कनेक्ट होते हैं तब फिलर प्लेट यूज़ की जाती है। प्रोविज़न के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पैकिंग प्लेट यूज होने पर अगर थिकनेस ग्रेटर देन 6 mm हो तो बोल्ट शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बोल्ट शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूज हो जाती हैं। रिडक्शन फैक्टर की बात करें तो बीटा पी के बराबर होता है 1.1 माइनस 0.0125 पी के होता है। जो TP के होता है वो थिकनेस और थिकर प्लेटिंग प्लेट होती है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो पैकिंग प्लेट थिकनेस इंक्रीज करती है और इसमें स्ट्रेंथ रिडक्शन होता है, हैंस डिज़ाइन में इस फैक्टर को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लाइसिंग इन टेंशन मेंबर। यूज़ कब होता है, जब लेंथ सफिशिएंट होती है। पर्पज कब होता है, जब लोड ट्रांसफ़र होता है। कंडीशन कब होती है, जब स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होती है डिज़ाइन लोड के। इसका डिफरेंट कैसे करते हैं, यूज़ करते हैं फिलर प्लेट। पैकिंग प्लेट क्या होती है, ग्रेटर देन 6 mm होती है और बोल्ट स्ट्रेंथ इसके अंदर रिड्यूज हो जाती है। बीटा पी के जो होता है 1 माइनस 0.0125 TP के होता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लग एंगल्स के बारे में।
अब बात करते हैं लग एंगल के बारे में। बेसिक कंसेप्ट क्या है? हैवीली लोडेड टेंशन मेंबर में कनेक्शन लेंथ बहुत लार्ज हो जाता है, डायरेक्ट गसेट प्लेट से कनेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? लग एंगल यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ लग एंगल के बारे में। तो कनेक्शन लेंथ रिड्यूस करना होता है, लोड ट्रांसफ़र एफिशिएंटली बनाना होता है, गसेट प्लेट का साइज और कॉस्ट रिड्यूस करना होता है। अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो पहला क्या इफेक्टिव कनेक्शन में लग एंगल को कनेक्शन मैक्सिमम इफेक्टिव होनी चाहिए। लग एंगल का कनेक्शन मैक्सिमम इफेक्टिव होना चाहिए, मेंबर के एंड तक एक्सटेंड होना चाहिए। कनेक्शन पोजीशन की बात करें तो लग एंगल कनेक्शन प्रेफरेबली स्टार्ट बिफोर मेंबर एंड गसेट प्लेट तक प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र होना चाहिए। सी नंबर पाता मिनिमम फास्टनर्स। लग एंगल को गसेट्स मिनिमम 2 बोल्ट रिबेट से इक्विवेलेंट बेल्ट होता है और प्रॉपर एंश्योरेज इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद माता बेन मेन मेंबर इस एंगल नेट इफेक्टिव एरिया के इंस्टीड ग्रोस एरिया कंसीडर होता है, होल रिडक्शन इग्नोर की जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कंडीशन के बारे में। जो लग एंगल होता है प्लस फास्टनर ग्रेटर देन 20% ऑफ फोर्स होता है आउटस्टैंडिंग लैग का। लग एंगल कनेक्शन जो होता है ग्रेटर देन होता है 40% फोर्स और मेन मेंबर के लिए। रीजन समझे इसका, तो लोड शेयरिंग बिटवीन लेग्स होता है। वैन मेन मेंबर इस चैनल होता है तो चैनल शुड भी सिमेट्रिक होती है, एज फार एज पॉसिबल होती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कंडीशन के बारे में। तो लग एंगल टू जो गसेट होती है ग्रेटर देन होती है 10% ऑफ मोर देन फास्टनर स्ट्रेंथ होती है। लग एंगल टू मेन मेंबर जो होती है ग्रेटर देन 20% और मोर फोर्स देन आउटस्टैंडिंग लैग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो लग एंगल एडिशनल फास्टनर प्रोवाइड करते हैं, सेविंग इन गसेट प्लेट कॉस्ट ऑफसेट हो जाती है। तो ओवरऑल आइडिया क्या होता है? लार्ज कनेक्शन लेंथ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होता है और डिज़ाइन इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लग एंगल के बारे में। इसका क्या यूज होता है? हैवी टेंशन मेंबर या लॉन्ग कनेक्शन होता है जिसका पर्पज होता है रिड्यूस स्ट्रेंथ, रिड्यूस लेंथ करना, रिड्यूस गसेट कॉस्ट करना। रिड्यूस गसेट कॉस्ट रिड्यूस करना ऐसे लिखना चाहिए था ना, लेंथ रिड्यूस करना। ये किस तरीके से लिखा है? लेंथ को रिड्यूस करना, साला मैं पढ़ने में दिक्कत कर रहा हूँ। कॉस्ट को रिड्यूस करना है ना, इसलिए लग एंगल यूज़ करना। रिड्यूस लेंथ, रिड्यूस कॉस्ट, लवड़ा वेंचो क्या बकचोदी है। नेक्स्ट बात करते हैं की रोल्स के बारे में। मिनिमम 2 बोल्ट या लग का सेट बोलते हैं, प्रॉपर कनेक्शन लेंथ होती है। अब बात करते हैं एंगल मेंबर की। जो यूज होता है इसमें ग्रोस एरिया। लग जो होता है वो ग्रेटर देन 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग होता है। कनेक्शन जो होता है 80% और 40% होता है। अब बात करते हैं चैनल मेंबर के बारे में। जो सिमेट्रिक सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें अंदर क्या होता है? लग जो होता है 10% एक्स्ट्रा होता है, लग मेन में जो होता है 20% एक्स्ट्रा होता है। तो कंसेप्ट की अगर घुमा फिरा के बात कर लेते हो तो बेटर लोड ट्रांसफर के लिए इकोनॉमिकल डिजाइन होना जरूरी होता है। क्या होना चाहिए? बेटर लोड ट्रांसफर प्लस इकोनॉमिकल डिज़ाइन। अब बात चलेगी गसेट प्लेट के बारे में। तो क्या है गसेट प्लेट? क्या इसका बेसिक फंक्शन है? गसेट प्लेट यूज होती हैं कनेक्शन बनाने के लिए। किस किस के बीच कनेक्शन बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब एक से ज़्यादा मेंबर को ज्वाइन करना हो, मतलब ग्रुप बनाना हो लॉन्डिया वाला, तो कॉमन जॉइंट प्लेट का काम यूज। तो भाई एक कॉमन प्लेट यूज होती हैं इतने सारे मेंबर्स को अटैच करने के लिए, तो गसेट बन जाती हैं उस जगह पे। बढ़िया बात है। अब फोर्स का जंक्शन समझते हैं। मेंबर्स की लाइन ऑफ एक्शन, उन बंदों की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर कोइंसाइड करनी ऐसा ऐसा अज्यूम की जाती है। अब बात करते हैं इफ लाइन डू नॉट कोइंसाइड तो सेकेंडरी स्ट्रेस डेवलप होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके। तो साइज एंड शेप ऑफ गसेट प्लेट की अगर बात करें तो मेंबर का जो डायरेक्शन है
मेंबर के डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, जॉइंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। प्लेट प्रोफाइल क्या होती हैं, ऐसी डिज़ाइन होती हैं कि एज डिस्टेंस स्पेसिफिकेशन सेटिस्फाई हो। नोट क्या दे रखा है, स्टीफनिंग कंडीशन में टॉप एज स्टीफन करना पड़ता है। कंडीशन क्या होती है, एज लेंथ ग्रेटर देन टू 40 टी। और जो ये जो होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं ना, ये होता है 250/FY। थिकनेस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट डिज़ाइन रूल नहीं दिया गया है, बट मैक्सिमम मिनिमम थिकनेस दी गई है, वो ग्रेटर देन 12 mm दी गई है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की बात करें तो गसेट प्लेट को रजिस्ट करने के लिए शियर स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस होनी चाहिए, मतलब SFD होना चाहिए गसेट प्लेट को रजिस्ट करने के लिए। शियर, फ्लेक्चर और डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब मल्टी स्ट्रेस रजिस्टिंग एलिमेंट है ये। शॉर्ट बात कर लेते हैं, गसेट प्लेट का यूज होता है मल्टीपल्स मेंबर को कनेक्ट करने के लिए। अजम्पशन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन कौन साइड होना चाहिए, नॉट कंसेंट एंड डेवलप्ड सेकेंडरी स्ट्रेस। डिजाइन क्या करती है, डिपेंड ऑन मेंबर डायरेक्शन, एज, डिस्टेंस, फॉलो। थिकनेस जो होती है ग्रेटर देन 12 mm होती है, अगर स्टीफनर्स होता तो ग्रेटर देन 42 स्टीफन होती हैं। रजिस्ट करती हैं शियर, फ्लेक्चर और डायरेक्ट स्ट्रेस।